चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारी सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको टैक्स के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स का होता है। फिर हमने पढ़ा था एक बिल से एक्ट बनने की कहानी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। किसी भी कानून के अंतर्गत जब हमारी गवर्नमेंट हमसे कुछ ज़बरदस्ती चार्ज करती है तो उसे हम टैक्स के नाम से जानते हैं। टैक्स हमारे पास दो टाइप्स का होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग पे करना होता है, दैट मीन्स द बर्डन ऑफ विच passes on to the person with respect to their income is direct tax, and the burden of which passes on to the person irrespective of their income is indirect tax. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स हुआ करता है जो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा है, और प्रोफेशनल टैक्स होता है। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम लॉज। अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूं जो कि पहले का सिनारियो हुआ करता था, कि मेरा मन कर रहा है आज आपको बताने का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की पर्टिकुलर हमारी क्लास को। आइए जी, चलिए जी। आपको पता है कि जीएसटी हमारी कंट्री में कब आया है बच्चों? जीएसटी हमारी कंट्री में आया है 1 जुलाई 2017 को। अगर मैं आपसे पूछूं इससे पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस हुआ करते थे? बिफोर 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास मेजर 4 टैक्सेस हुआ करते थे। एक था बचा हमारे पास एक्साइज ड्यूटी, एक था हमारे पास सर्विस टैक्स, एक हुआ करता था सेल्स टैक्स, और एक पहले भी था और आज भी है कस्टम लॉस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन से हुआ करते थे और पहले के टाइम पर कौन सा लॉ चलता था। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें 100% ख़त्म हो चुकी हैं। अभी भी कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में चल रहा है जो कि पहले चला करता था। ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स हम ये करेंगे, फिर हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। चलिए जी, एक्साइज ड्यूटी कब एप्लीकेबल होती है अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आता है कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लिंक्ड होती है, बट ये आंसर आपका 100% गलत रहेगा। एक्साइज ड्यूटी हमारी कंट्री में कब एप्लीकेबल होती थी? क्योंकि ये बिफोर 1 जुलाई 2017 का सिनेरियो है। एक्साइज ड्यूटी तभी एप्लीकेबल होती थी जब हम इन 4 एम्स को सेटिस्फाई करते थे। बच्चों, जहाँ ये 4 एम सेटिस्फाई हो जाते थे, मैं प्लस लगा रहा हूँ बीच में, जब तक ये चारों एम सेटिस्फाई नहीं होते थे तब तक हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। एम में फर्स्ट एम कहता है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जब हम पहले के टाइम पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो हमारे ऊपर अप्लाई होती थी एक्साइज ड्यूटी। आई रिपीट, एक्साइज ड्यूटी। क्या बनाते थे? सेकंड एम सेज जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो होना चाहिए मूवेबल प्रोडक्ट। मतलब जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती थी। थर्ड एम सेज हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल होना चाहिए, सेलेबल होना चाहिए, बिकने लायक होना चाहिए। और लास्ट एम जो है वो ये कहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेंशन होना चाहिए इन सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। आई रिपीट, सेटा की फुल फॉर्म होती है बच्चों सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट।
जब तक ये 4 M सेटिस्फाई नहीं होते थे तब तक हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती थी। आई रिपीट, फर्स्ट एंड सेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मतलब जब हम पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, क्या बनाते थे? मूवेबल प्रोडक्ट। तो क्या होना चाहिए? मार्केटेबल। और कहाँ मेंशन होना चाहिए? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में। जब ये चारों बातें पूरी हो जाती थी, हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती थी एक्साइज ड्यूटी। तो कहीं पर भी एक्साइज ड्यूटी का मतलब इंडिया से बाहर से नहीं है, जो भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे तभी हमारे ऊपर अप्लाई होता था, एप्लीकेबल होती थी एक्साइज ड्यूटी। सर्विस टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ बच्चों। सर्विस टैक्स की कहानी। सर्विस टैक्स, दो पार्टीज हैं, एक है सर्विस प्रोवाइडर और एक है सर्विस रेसिपी। अगर मैं आप अपने केस की बात करूं, मैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हूँ और आप सभी सर्विस रेसिपिएंट्स हैं। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टैक्स चार्ज करता है और उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है। बट कुछ केसेस रिवर्स सिनेरियो में भी होते हैं, वो आपको इन डिटेल जब हम जीएसटी करेंगे वहाँ पर बताऊंगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। बट जनरली हम बात कर रहे हैं आपके सामने एक सिंपल सा प्लेन लॉजिक में जो आपको देना चाहता हूँ। एक होता था सर्विस प्रोवाइडर और एक होता था सर्विस रेसिपिएंट। जहाँ पर भी ये दो पार्टीज इन्वॉल्व होती थी, वहाँ पर जो टैक्स इन्वॉल्व होता था उसे हम बोलते थे सर्विस टैक्स। आगे चलते हैं, ब्रीफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपना मेन सब्जेक्ट इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेल्स टैक्स भी हमारे पास दो टाइप्स का था बच्चों। एक था इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट, यह इंट्रा स्टेट सेल। और यहां मैं लिखता हूं इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट जब मैं सेल करता हूं, और इंटर स्टेट का मतलब है जब मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करता हूं। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इंट्रा स्टेट का मतलब हरियाणा से मैंने हरियाणा में सेल की, पंजाब से मैंने पंजाब में सेल की, यूपी से मैंने यूपी में सेल की। इस टाइप की सेल को हम इंट्रा स्टेट सेल बोला करते थे। और जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हरियाणा से सामान पंजाब में बेचा, पंजाब से सामान यूपी में बेचा, यूपी से सामान महाराष्ट्र में बेचा, तो इस टाइप की सेल को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल में एप्लीकेबल जो हुआ करता था बच्चों, उसे हम बोलते थे लोकल लोकल सेल्स टैक्स। ये आप ये चलेंगे और अच्छे से बताऊंगा ये लोकल सेल्स टैक्स भी कैसे चेंज हो गए। लोकल सेल्स टैक्स और इंटर स्टेट सेल में एप्लीकेबल होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे आप सीएसटी के नाम से भी जानते थे। अच्छा, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ आपको। लोकल सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं। लोकल सेल्स टैक्स में भी इन टाइप्स के मेथड्स हम लोग यूज़ किया करते थे, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था, मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुंच रहा था। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ये हम जीएसटी में इन डिटेल करते हैं बच्चों, सिर्फ नाम दे रहा हूँ आपको मैं। एक होता था फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन, फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन, एक होता था लास्ट पॉइंट टैक्सेशन, और एक हमारे पास होता था मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन, मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन। इन सब में कुछ ना कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी, जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने लोकल सेल्स टैक्स का नाम हटा करके उसका नाम रख दिया। ये तीनों मेथड्स हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं थे। मैंने यहाँ पर कट लगाया है बच्चों, ये तीनों मेथड्स हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं थे। इन तीनों को ख़त्म करके
LST को ख़त्म करके हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। मैं आपके लिए ये कट प्रॉपर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। आप भी ऐसे ही कट करेंगे, ऐसा कट नहीं करेंगे कि नज़र ना आए। इन तीनों को ख़त्म करके हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे आप वैट के नाम से आज भी जानते हैं। अब आप सोचिए, हमारी गवर्नमेंट कहती है वन नेशन वन टैक्स हो चुका है, GST आने के बाद पुराने सभी टैक्सेस खत्म हो चुके हैं। बट क्या सोच कर आंसर दीजिए आप मुझे, क्या वैट आप आज भी कहीं देखते हैं? क्या वैट अभी भी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? तो बताता हूँ, CGST एक्ट 2017 में एक सेक्शन नंबर है 9 सबसेक्शन 1, जिसमें लिखा है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज परमानेंटली आउट ऑफ द सिनेरियो ऑफ GST। मतलब अगर आप कभी भी, वैसे आपकी एज नहीं है और किसी भी एज में हमें ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, अगर आप एल्कोहलिक लीकर वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ पर आप लीकर ऑर्डर करते हैं तो आपके बिल में वो आज भी एट प्रेजेंट वैट चार्ज करता है। क्यों करता है? क्योंकि GST से एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन परमानेंटली एज पर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट, ये दोनों जगह से इसे बाहर रखा गया है और आज भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है वैल्यू एडेड टैक्स। बच्चा कहता है सर और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर वैट लगता है। मैंने कहा बिल्कुल बच्चे, आप सही कहना चाहते हैं। 9 सबसेक्शन 2 उसी के नीचे का एक सेक्शन है जो कहता है 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टेम्परेरी GST से बाहर हैं, जिसमें 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेम्परेरी GST से बाहर हैं एज पर 9 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। एक है पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट और डीजल, हाई स्पीड डीजल जिसे हम बोलते हैं। ये चीज़ें आज भी टेम्परेरी GST से बाहर हैं। जब चाहे हमारी गवर्नमेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल इसे GST के दायरे में लेकर आ सकती है। जो आज भी GST से बाहर हैं उन पे कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है? उन पे एप्लीकेबल होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट एक्ट आज भी हमारी कंट्री में प्रेजेंटली चल रहा है। मैंने आपको बताया एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, मैंने आपको बताया सर्विस टैक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया सेल्स टैक्स क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि कस्टम लॉ क्या होता है। कस्टम लॉ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। कस्टम, इसमें हमारे पास 2 सिनेरियोस होते हैं, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? जब आप कुछ इंडिया में लेकर आते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब है जब आप कुछ इंडिया से बाहर लेकर जाते हैं। इंपोर्ट के केस में एप्लीकेबल होती है इंपोर्ट ड्यूटी, और एक्सपोर्ट को हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर रखा है। ड्यूटी फ्री इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, और फॉरेन करेंसी का इंडिया में आना हमारी गवर्नमेंट और हमारी कंट्री दोनों के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। हमारी कंट्री की डेवलपमेंट अच्छे से होती है। मान लीजिए अगर मैं आज कुछ सामान इंडिया से बाहर बेचता हूँ, मेरे पास वहाँ से फॉरेन करेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ US डॉलर, मेरे पास आज US डॉलर्स आ चुके हैं, मैं इंडिया में उस US डॉलर का कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाना पड़ेगा, ऑथराइज्ड एजेंट के पास जाना पड़ेगा, या अगर मैं आपसे बात करूं तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा, जहां पर मैं जाकर डॉलर को एक्सचेंज करूंगा। एक्सचेंज करके मैं अल्टीमेटली परचेज करूंगा इंडियन रुपीज़, INR। आप सोचिए, मैं सेल करूंगा US डॉलर और बाय करूंगा मैं INR। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? उस पर्टिकुलर केस में आप लोग इंडियन इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। हम मार्केट में जिस चीज़ को डिमांड करते हैं अल्टीमेटली उसकी वैल्यू इंप्रूव होती है, उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। मुझे आज यही करना है कि मुझे 1 रुपी देना पड़े और $1 मुझे मिल जाए। बट प्रेजेंटली 75 to 77 आज डॉलर का प्राइस चल रहा है, मतलब मुझे 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं तब जाकर एक US डॉलर मिलता है। इसका मतलब हमारी कंट्री और उस कंट्री के बीच में आज भी कितना डिफरेंस है।
हम लोग डेवलपिंग है और वो डेवलप्ड नेशन में आता है। इस डिफरेंस को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री रखा है। ये सब सिनेरियो है जो कि हम इन डिटेल करेंगे जब हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी मैंने आपको जो बात बताई वो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। बिफोर 1 जुलाई 2017 मैंने आपको बताया, बिफोर 1 जुलाई 2017 हमारे सामने क्या सिनेरियो होता है। हमारे सामने इनडायरेक्ट टैक्सेस में 4 टैक्सेस हुआ करते थे। एक था एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक था सेल्स टैक्स और एक था कस्टम लॉस। एक्साइज ड्यूटी तभी एप्लीकेबल होती थी जब 4M सेटिस्फाई होते थे। फर्स्ट M सेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सेकेंड M सेज द प्रोडक्ट शुड बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। मूवेबल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए और सेटा में मेंशन होना चाहिए। जब ये चारों M सेटिस्फाई हो जाते थे हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती थी एक्साइज ड्यूटी। जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट, जहाँ हम सर्विस की बात करते थे वहाँ पर एप्लीकेबल होता था सर्विस टैक्स। सेल्स टैक्स में मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की सेल हैं, एक है इंट्रा स्टेट सेल और एक है इंटर स्टेट सेल। विद इन द सेम स्टेट, बच्चों इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट जब हम सेल करते थे उसे हम इंट्रा स्टेट सेल बोलते थे। जब सेल बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स हो रही है, डिफरेंट स्टेट्स जहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर जो टैक्स इन्वॉल्व होता था उसे हम सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से जानते थे। डिफरेंट स्टेट्स, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। लोकल सेल्स टैक्स 3 टाइप्स का हुआ करता था जिसमें हमारे पास कमियां हुआ करती थी। एक था फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन, एक लास्ट पॉइंट टैक्सेशन और एक था मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन। इन तीनों को हमारी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। इन तीनों मेथड्स को ख़त्म करके LST को ही ख़त्म करा और इंट्रोड्यूस किया वैल्यू एडेड टैक्स। फिर मैंने आपको बताया कस्टम में हमारे पास 2 ड्यूटीज़ हैं, एक है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ने रखा है ड्यूटी। आज की क्लास जो पुराना मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आइए जी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। पूरा का पूरा चैप्टर एक पैराग्राफ पर बेस्ड है। हूँ आपके सामने फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर। चलिए जी एक पैराग्राफ मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर। इन इंडिया, in India, every person has to pay tax. In India, every person has to pay tax on the total income earned by him. I repeat, in India, every person has to pay tax on the total income earned by him during the previous year at the rate of tax applicable for the assessment year. अगर हम ये पैराग्राफ समझ लेते हैं बच्चों तो इनकम टैक्स हमारा ख़त्म हो जाता है। इसी पूरे पैराग्राफ में हमारा इनकम टैक्स छिपा है। इंडिया के अंदर हर पर्सन को टैक्स पे करना है अपनी टोटल इनकम के मुताबिक जो उसने अर्न की है प्रीवियस ईयर में एट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। इस पूरे पैराग्राफ में इतने वर्ड्स हैं जो कि आपको अभी तक समझ में नहीं आए हैं।
जैसे कि मैं अंडरलाइन करूंगा, आप सभी भी करेंगे इंडिया, कहेंगे सर ये कौन सी नई बात हुई, इंडिया का मतलब आप बताएंगे आज। मैंने कहा यस मैं बताऊँ। पर्सन का मतलब भी आज मैं बताऊंगा। टैक्स का मतलब मैं आपको बता चुका, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। टोटल इनकम का मतलब मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर का मतलब मैं आपको, रेट ऑफ टैक्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 होगा जिसमें रेट ऑफ टैक्स की हम बात करेंगे। असेसमेंट ईयर का मतलब मैं आपको बताऊंगा। जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, अगर मैं इसका मतलब आपको बता दूं बच्चों, तो इस पैराग्राफ में उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। इसके अलावा तो प्लेन इंग्लिश लिखी है जो हर बच्चा पढ़ सकता है। इंडिया के अंदर हर पर्सन को टैक्स पे करना है अपनी टोटल इनकम के मुताबिक जो उसने अर्न की है प्रीवियस ईयर में, एट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। I read once again, in India, every person has to pay tax on the total income earned by him during the previous year at the rate of tax applicable for the assessment year. ये मैंने आपके सामने पैराग्राफ लिखा है। अब हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया वर्ड का मतलब क्या होता है। जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं इनके मतलब क्या होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता ही आता है, इसके बिना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। और अगर मैं एग्जाम को एक साइड पर रख दूं तो इस चैप्टर के बिना हमारे लिए इनकम टैक्स अधूरा माना जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वर्ड जो हमने अंडरलाइन किया है, इंडिया वर्ड का मतलब क्या होता है। अब आप कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से जो भी अब आपको लिखना है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलने लगेगा। क्योंकि अब थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलूंगा, लिखने का मैटर मैं ज़्यादा आपके साथ रखना नहीं चाहता, अभी मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ। इंडिया, इंडिया वर्ड की जो डेफिनेशन है, ये सबसे पहली बात कौन से सेक्शन नंबर में है। इंडिया वर्ड की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 25A। बच्चों ये सेक्शन नंबर आपको लर्न करना होगा। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 25A डिफाइंस इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन मैं आपके सामने बोलता हूँ, एक नहीं 4 बार बोलूँगा, उसके बाद आपको यही डेफिनेशन एज इट इज जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको लिखी हुई मिल जाएगी। इंडिया मीन्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया, कॉमा आइलैंड्स ऑफ इंडिया, कॉमा टेरिटोरियल वाटर्स इनटू द सी, कॉमा subsoil and seabeds beneath the territorial waters and the air above the said land and water is a part of India। सर ये आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कीजिए। मैं बिल्कुल करूँगा, एक नहीं 3 बार करूँगा। जब तक आपको लर्न नहीं होगी तब तक इस डेफिनेशन को मैं बोलता रहूँगा। इंडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको ना यहाँ पर क्रक्स फॉर्म में समझाऊंगा, और जो डेफिनेशन फॉर्म है वो आपको मैं लिखी हुई पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा। इंडिया में क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको नंबरिंग में लिखकर दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ बच्चों, सबसे पहली चीज़ आती है मेन लैंड। ठीक है जी, LAND लैंड। सेकेंड आइलैंड्स, थर्ड, सब किसके हैं बच्चों, इंडिया की बात हो रही है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड्स, टेरिटोरियल वाटर, पानी में भी अभी बताऊंगा कहां तक इंडिया है। टेरिटोरियल वाटर, सी बेड्स एंड सब सॉइल beneath the territorial waters। पानी के नीचे के सीबेड्स, सबसॉइल भी कौन सी कंट्री का पार्ट है, इंडिया का पार्ट माना जाए। मैंने यहाँ पर स्पेस रखी है। पानी में कहाँ तक इंडिया होता है बच्चों, 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी। 12 nautical miles into the sea is a part of where 1 nautical mile is equal to 1.853 kilometers।
आई रिपीट, पानी में कहाँ तक इंडिया है? 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का पार्ट माना जाता है। और 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। फिफ्थ पॉइंट, द एयर अबव द सेड, जो ऊपर बात करी है, एंड तो अभी हमने डिस्कस किया है, जमीन और पानी के ऊपर की हवा भी कौन सी कंट्री का पार्ट माना जाता है? वो सभी इंडिया का पार्ट माना जाता है। तो आप सभी लर्न करेंगे मेरे साथ साथ। इंडिया की डेफिनेशन कौन से सेक्शन नंबर में है? आप बोलेंगे सर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 25A। और ये कौन से एक्ट का है अगर मैं आपसे पूछूं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस इंडिया। आई रिपीट, इंडिया की जो डेफिनेशन है बच्चों वो है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 25A में। और ये कौन से एक्ट का है? ये बच्चों मैंने ए लिखा है। और ये कौन से एक्ट का है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ पैराग्राफ फॉर्म में। पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपको लर्न करने हैं। इंडिया means, as per section number 2 subsection 25A, India means the main land of India, islands of India, territorial waters into the sea, subsoil and seabeds beneath the territorial waters, and the air above the said land and water is a part of India. जो लैंड और आइलैंड्स की बात कर रहे हैं ये भी है हमारे देश की। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड करता है तब तक हम इनकम टैक्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये पता होना हमारे को बहुत ज़रूरी है। क्या इनकम टैक्स वाले पानी में कहीं जाकर भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं? तो आप कहेंगे यस, 12 नॉटिकल माइल्स तक जाकर वो किसी को भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर लेकर आ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोसीडिंग्स को परसीव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। इंडिया की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 25A में। इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमें पता चल गया कि इंडिया क्या है। हर पर्सन को टैक्स पे करना है अपनी टोटल इनकम के मुताबिक जो उसने अर्न की है प्रीवियस ईयर में। रेट ऑफ टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर का। आज की क्लास में ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन नहीं हो सकता क्योंकि मुझे बहुत सी बातें आपको समझानी है। आज की क्लास में सिर्फ मैं 2 वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, और एक है पर्सन और एक है टोटल इनकम। इतना हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद का जो रिमेनिंग पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी हमारी अराउंड 1 आवर 15 और 30 मिनट्स के अराउंड रहेगी, जिसमें हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो। अब मैं आपको बताता हूँ पर्सन की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है। आइए जी, पर्सन की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में बच्चों लिखा है इंक्लूड्स। यहां पर आते हैं 7 तरीके के पर्सन्स। सबसे पहला कौन सा है? पहले मैं नाम लिखूंगा फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इंडिविजुअल। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड, इसे आप HUF के नाम से भी जानते हैं। पार्टनरशिप कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर एक और कैटेगरी आती है इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसे शॉर्ट में हम AOP बोलते हैं, इसे हम BOI। अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। 6th, लोकल अथॉरिटी। 7th one is
आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP। अब हम समझते हैं, मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर हर पर्सन को, हर पर्सन का मतलब क्या है। आज से पहले तो हम बोलते थे आप और मैं पर्सन है, अब हम बोलेंगे आप और मैं कौन है जी, हम इंडिविजुअल हैं। हमारी जो भी इनकॉर्पोरेशन है, हमने जो भी फॉर्मेशन की हुई है अपनी एस्टैब्लिशमेंट की, चाहे वो इंडिविजुअल है, वो HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, AOP है, BOI है, लोकल अथॉरिटी है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर हम कहीं भी स्टैंड करते हैं, अगर हम पर्सन हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इन इंडिया एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स। एवरी पर्सन में सबसे पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में बच्चे कौन आता है, हम सब जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब कौन सी कैटेगरी में जाएंगे जी, इंडिविजुअल की कैटेगरी में जाएंगे। और अगर मान लीजिए हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर हम सोल प्रोप्राइटर हैं, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा जी, वो भी जाएगा इंडिविजुअल की कैटेगरी में। अगर कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल अपना प्रोफेशनल इनकम को अर्न कर रहा है, तो वो भी सोल प्रोप्राइटर है, तो इंडिविजुअल की ही कैटेगरी में कवर हो जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, PhD नहीं करनी हमने इस टॉपिक पे, हमें इसे समझना है एक 2 नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको लिखी हुई PDF फॉर्म में मिलेगी। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आपने सिर्फ अभी उतना ही समझना है जितना मैं लिख रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, उस क्लास के इस वीडियो के साथ आपको पूरे चैप्टर की PDF एक साथ मिल जाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है एक कॉमन जॉइंट फैमिली, जहाँ पर एक कॉमन बिजनेस होता है और पूरी फैमिली मिलकर उस बिजनेस को रन करती है। हेड ऑफ द फैमिली को हम कर्ता बोलते हैं, और कर्ता की रूलिंग एप्लीकेबल होती है पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर। HUF को हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 HUF का है। रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में जाकर हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2, और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन फैमिली, कॉमन बिजनेस, हेड ऑफ द फैमिली इज कर्ता, कर्ता की रूलिंग एप्लीकेबल होती है पूरी फैमिली के ऊपर, और वही जो रूलिंग होती है पूरी फैमिली को फॉलो करनी है। Daughters are the part of their family till their marriage, and after the marriage they become the part of their in-laws. अब सुनते हैं आगे। As per Income Tax Act 1961, only Hindu, Sikh and Jain communities, I repeat, Hindu, Sikh and Jain communities के लोग ही HUF बना सकते हैं। Mohammedans, Christians और बुद्धिस्ट नहीं बना सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है, ये एक्ट में लिखा है जो बात मैंने आपको बता दी है। इसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड एस्टैब्लिशमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलते हैं, इंडिविजुअल्स मिलते हैं और अपनी कोलैबोरेशन करते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, जिसमें एक डीड बनाई जाती है, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप डीड जिसका नाम होता है। इसमें हर चीज़ लिखी जाती है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनकी पार्टनर शेयरिंग जिसे आप बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, रेम्यूनरेशन क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहेंगी, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ या फिर डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या होगा, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में नहीं आने वाला है, एग्जाम में तो ये आएगा डिफाइन पर्सन, और वो मैंने आपको बताया 7 तरीके का, और इनके अंदर जो एक एक लाइन बोल रहा हूँ वो सब आपको लिखी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट पर्सन जो हमारे सामने आ रहा है, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे सामने आ रही है बच्चों, वो है कंपनी। 3 चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, एक है इंडिविजुअल, एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक है पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो है कंपनी। ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। कंपनी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। अब आप कहेंगे सर आप क्यों लिख रहे हो, यहाँ से थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको समझानी होंगी। कंपनी 2 टाइप्स की है जी, एक है इंडियन कंपनी, और एक है हमारे पास फॉरेन कंपनी।
इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 26 में। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 23A में। सेक्शन नंबर्स आपको सारे लर्न करने होंगे, मैं आपको करवाता चला जाऊंगा साइड बाय साइड, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 26 में लिखा है अगर ये दो बातें पूरी हो जाती हैं, ये जो मैं दो बातें लिखने जा रहा हूँ, अगर ये दोनों पूरी हो जाती हैं तो हमारी कंपनी बन जाएगी इंडियन कंपनी। पहली बात क्या है, द कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड, ये मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, जिसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड, ये है RED, रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन इंडिया। दो बातें मैंने आपको बताई, द कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन इंडिया। अगर ये दो बातें पूरी हो जाती हैं किसी भी कंपनी के लिए तो वो कंपनी हमारे लिए मानी जाती है इंडियन कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 26। तो फॉरेन कंपनी क्या हुई बच्चों, वेरी सिंपल, एज पर दिस सेक्शन द कंपनी विच इज नॉट एन कंपनी विच इज नॉट एन इंडियन कंपनी, जो इंडियन नहीं है वो कौन सी है, और इंडियन मैंने आपको बता दिया। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 26 में लिखा है द कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस और द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन, यह कंपनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी ऑफ अ, इसे मैं दो पार्ट्स में लिखता हूँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, और यहाँ लिखता हूँ B। डिटेल में इसका मतलब आपको लिखा मिलेगा, अभी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सबसे पहली बात बच्चों, इसमें आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर क्या होता है, मैं इंग्लिश में पहले डेफिनेशन बोलता हूँ, ब्रेक करके उसको पॉइंट्स फॉर्म में लिख लूंगा। सुनना जरा, when 2 or more persons join together on the voluntary basis for producing some income, then their collaboration is known as association. This was decided by Honorable Supreme Court in the case of Indira Balakrishnan। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूँ, जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलते हैं, पर्सन में आती हैं 7 कैटेगरीज। इंडिविजुअल HUF से मिल सकता है, HUF पार्टनरशिप फर्म से मिल सकती है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी से मिल सकती है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स आपस में मिलते हैं, क्यों मिल रहे हैं, फॉर सम इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड दैट टू बी ऑन दी वॉलंटरली बेसिस, अपनी मर्जी से मिल रहे हैं, बोला ऑन दी वॉलंटरली बेसिस फॉर सम इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, then their collaboration is known as association of person. This was decided by Honorable Supreme Court in the case of Indira Balakrishnan। कहेंगे सर ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहाँ से आ गई, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहाँ से आ गई, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं लिखी है। अगर एक्ट में डेफिनेशन नहीं है तो क्या हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसे हम लेते हैं कोर्ट की रूलिंग से। कोर्ट की रूलिंग यहाँ पर हमने ली है सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से हमने ली है डेफिनेशन इंदिरा बालाकृष्णन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 or more persons join together on the voluntarily basis। इनकम तो देखो प्रोड्यूस करनी ही करनी है, तभी इनकम टैक्स आएगा।
यहाँ जो डेफिनेशन हमने कहाँ से ली है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से। तो कौन सी है, इंदिरा बाला EOI में क्या लिखा है आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है when two or more individuals join together। नालायकों, यहाँ पर पर्सन्स नहीं मिल रहे, सिर्फ इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। A B से, B C से, C D से, A मिसिस B से भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि दो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर AOP में दो पर्सन्स मिल रहे थे। यहाँ पर लिखा टू और मोर इंडिविजुअल, not on the voluntary basis but under some forced circumstances। सर जबरदस्ती कोई क्यों मिलता है बच्चों? जबरदस्ती कोर्ट की रूलिंग होती है। कोर्ट ने बोला जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, जब तक ये झगड़ा सॉल्व नहीं होता, तब तक आपको ये कॉमन बिजनेस करना होगा, इस कॉमन प्रोफेशन को रन करना होगा। जहाँ पर भी हम कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, विलिंगली नहीं कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं अंडर सम फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस। Then their collaboration is known as body of individual. This was decided by Honorable Supreme Court in the case of Meera and Company। मीरा एंड कंपनी के केस में हमारी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्या बताया, मैं आपको दोनों की डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ। अब AOP में क्या है, when two or more persons join together, और BOI में क्या है, when two or more individuals join together। AOP में वॉलंटरी बेसिस है, BOI में फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस हैं। अल्टीमेटली दोनों में हमने अर्न क्या करनी है बच्चों, अर्न करनी है हमने इनकम। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स खुशी खुशी मिलते हैं तो उनकी कोलैबोरेशन को हम AOP बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। दिस वाज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ इंदिरा बाला कृष्णन। BOI में लिखा है when two or more individuals join together not on the voluntary basis but under some forced circumstances for some income producing activity, then their collaboration is known as body of individuals। This was decided by Honorable Supreme Court in the case of Meera and Company। ये हमने 5 टाइप्स के पर्सन्स बच्चों कवर कर लिए हैं। एक है इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI। अब हम 6th नंबर पे जो हमने लिखा था, मैं वहीं चलता हूं जहां पर टाइप्स ऑफ पर्सन्स लिखे थे। 6th नंबर पे हमारे पास है बच्चों लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, NCD, NDMC, PWD, ये बेसिकली स्टेट अथॉरिटीज़ हैं जो कि हमारे लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करती है और उस पैसे को यूज़ करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लास्ट वन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज द रेसिड्यूअल कैटेगरी। जो पर्सन कहीं नहीं जाएगा, मतलब 1 to 6 में अगर कहीं कवर नहीं होंगे तो आप जाएंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में। ये होती है एक रेसिड्यूअल कैटेगरी। एग्जाम्पल के तौर पर सोच कर देखना, आपकी और मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोच कर देखिए क्या वो इंडिविजुअल है? आंसर इज नो। HUF है? नो। ना वो पार्टनरशिप फॉर्म है, ना वो कंपनी है, ना वो AOP है, ना BOI है, ना लोकल अथॉरिटी है। तो वो कहाँ कवर होगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं इसका आपके साथ, लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। MCD है, PWD है, यहाँ पर लिख देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU मैंने लिख दिया है। हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये भी यहीं कवर होता है। सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये भी कौन सी एस्टैब्लिशमेंट में जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में जाएगा। एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो पर्सन कहीं नहीं जाएगा वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दिस इज द रेसिड्यूअल कैटेगरी। जो पर्सन कहीं नहीं जाएगा, टैक्स उसे भी पे करना है, उसके लिए कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी तक हमने क्या कवर किया? इन इंडिया एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स। अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है इंडिया के अंदर हर पर्सन को टैक्स पे करना है। टैक्स का मतलब है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर फोर्स ऑफ एन एक्ट और लॉ। किसी भी कानून के अंतर्गत जब हमें जबरदस्ती कुछ पे करना होता है तो उसे हम टैक्स बोलते
इंडिया की डेफिनेशन थी सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 25A में, इसमें लिखा था इंडिया मीन्स द मेन लैंड, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स इनटू द सी, सबसॉइल एंड सीबेड्स बीनीथ द टेरिटोरियल वाटर्स, एयर अबव द सेड लैंड एंड वाटर, पानी में कहाँ तक है 12 nautical miles into the sea is a part of India where 1 nautical mile is equal to 1.853 किलोमीटर। फिर मैंने बताया पर्सन की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर है 2 सबसेक्शन 31, यहाँ पर लिखा है इंक्लूड्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स जो हमने ब्रीफ में कवर किए हैं, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, फर्म। कंपनी को 2 टाइप्स में किया था, एक थी इंडियन और एक थी फॉरेन। इंडियन कंपनी की डेफिनेशन थी सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 26 में, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन थी सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 23A में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैंने आपको बताया हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रूलिंग से लिया है, जिसका नाम है इंदिरा बालाकृष्णन की रूलिंग से लिया है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की डेफिनेशन को हमने लिया है, कहाँ से लिया है, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से लिया है, मीरा एंड कंपनी वाले केस से लिया है। लोकल अथॉरिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है। इसका मतलब इंडिया में हर पर्सन को टैक्स पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट ऑन देयर टोटल इनकम। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ये टोटल इनकम क्या होती है। आइए, टोटल इनकम क्या होती है। तो मुझे बता सकता है कि इनकम को अर्न करने के कितने तरीके होते हैं, या मैं कैसे कैसे इनकम को अर्न कर सकता हूं। मैंने आपको सिलेबस के टाइम बताया था इनकम को अर्न करने के 5 ही तरीके क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। टोटल इनकम कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। पूरा पूरा नहीं लिखता हूं, चलो फर्स्ट टाइम लिख देता हूं। इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो फर्स्ट हेड हो गया सैलरी, इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम ऐड करेंगे इनकम अंडर द हेड, क्लास में बताया था प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट, और बोला भी था नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स में फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा। इसकी फुल फॉर्म है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, PBP। इनकम हेड कैपिटल गेन्स, and the last one is income under the head other sources। जब हम इन 5 हेड्स की इनकम को क्लब कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम। मुझे ग्रॉस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टोटल इनकम। यहां से हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। सारी डिडक्शंस मैं आपको 2 क्लासेस में करवाऊंगा, विद सेक्शन नंबर्स लर्न करवाऊंगा। आपने टेंशन तो लेनी नहीं है, हर सेक्शन नंबर मैं लर्न करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं लर्न करवाऊंगा। यहाँ से लेस करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसे हम टोटल इनकम भी बोलते हैं बच्चों, और टैक्सेबल इनकम भी। इस इनकम पे हमने पे करना टैक्स। मैंने आपके सामने लिखकर बताया है आपको इनकम को अर्न करने के 5 तरीके हैं। पहला होता है या तो आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप जॉब करेंगे तो इनकम जो आप अर्न करेंगे दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर आपके पास घर है, आप अपने घर को रेंट पर दे देते हैं, तो रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी।
आप कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, जिसकी फुल फॉर्म है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम जाती है अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ और 2 मिनट के बाद डिटेल में बताऊंगा। कैपिटल गेन्स में हमारे पास जाती है जिसे हम बोलेंगे, बच्चा बोलता है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। आज के बाद आप सेल नहीं बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास घर है, आपने उसे बेच दिया, जो भी आपका गेन होगा वो कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स। अगर लॉस भी आता है तो भी वो कौन से हेड का पार्ट माना जाता है? इसी पर्टिकुलर हेड का पार्ट माना जाता है जिसका नाम है कैपिटल गेन्स। लास्ट हेड हमारे पास है अदर सोर्सेस। जो इनकम कहीं नहीं जाएगी वो कौन से हेड में जाएगी बच्चों? वो जाएगी अदर सोर्सेज में। ये एक रेसिडुअल हेड है। इनकम जो कहीं नहीं जाएगी वो जाएगी अदर सोर्सेज में। कहते हैं ना, मारेंगे तो घर में ले जाकर मारेंगे। हमें अगर किसी इनकम पे टैक्स लगाना है तो पहले उसे उसके घर में लेकर जाना होगा। घर में लेकर जाना होगा मतलब कि जो जो उसके हेड्स बने हुए हैं वहां पर लेकर जाएंगे और उस हेड के अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। और इंडिविजुअल हेड्स की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगता है टोटल इनकम पर, जिसे आप टैक्सेबल इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रीफ धीरे धीरे अभी आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलूंगा और एक एक टॉपिक पर कितनी कितनी क्लासेस लगनी है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो आज की क्लास में इन डिटेल तो करना ही नहीं है। आज की क्लास में तो ये समझना है कि कैसे कैसे इनकम को अर्न किया जा सकता है ताकि हम आज के इस चैप्टर को आगे लेकर जा सकें। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ बच्चों? डिडक्शंस क्या होती हैं? इनकम टैक्स पढ़ने का हमारा मेन लॉजिक क्या है? क्यों पढ़ रहे हो इनकम टैक्स? एक नालायक ने बोला, सर पेपर है इसलिए पढ़ रहे हैं, वरना हमें कोई शौक है पढ़ने का? हम तो तभी पढ़ते हैं जब हमारे पेपर आ जाते हैं और जो सब्जेक्ट हमें लगता है कि हमसे मैनेज नहीं होगा हम कोचिंग लगा लेते हैं। सब्जेक्ट रियल लाइफ सब्जेक्ट है। तब तक सिर्फ पेपर के लिए पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना सीखो। टैक्स आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जब आप इनकम को अर्न करें तो अपनी टैक्स लायबिलिटी को प्लान कर सकें। ऐसा ना हो कि जितनी इनकम अर्न की सब पे फटाफट टैक्स पे करने की बात करें। उसको लीगली क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं? मैं इलीगल चैनल की बात ही नहीं करूंगा, वो इलीगल है, वो हमें फॉलो करना ही नहीं है। क्या मैं लीगली अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ? यस, मैं लीगली अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ। हमारा यही मोटिव है इनकम टैक्स को पढ़ने का, ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को प्लान कर सकें। ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अकाउंट्स में प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट्स निकालने हैं, इनकम निकालनी है, उस इनकम को मुझे रिड्यूस भी करना है ताकि मेरी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा? इसके लिए मुझे आपको बताना है कि हम यूज़ करेंगे एक लीगल चैनल, और लीगल चैनल में हमारे पास एक होती हैं डिडक्शंस और एक होती हैं एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस भी आपको बताऊंगा, एक चैप्टर का पार्ट है, वो होती हैं सेक्शन नंबर 10 में, और डिडक्शंस जो हमें करनी है वो है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेकर 80U तक की हम डिडक्शंस कवर करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। लास्ट जो हमारे पास फाइनल आउटकम आएगी इसे हम बोलेंगे टोटल या फिर टैक्सेबल। अब मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सबने इंडिविजुअली आंसर करना है। मेरे को पता है आप आंसर कर पाएंगे। अगर मैं जॉब करूंगा तो इनकम कौन से हेड में जाएगी? क्या कहते हैं सर? सिंपल, सैलरी। मैंने कहा अगर बेटा आपका घर है, आप उसे रेंट पर दे देते हो, तो जो आप रेंटल इनकम अर्न करोगे तो कौन से हेड में जाएगी? सर हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कहा अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ या प्रोफेशनल इनकम अर्न करता हूँ तो वो कौन से हेड में जाएगी? तो बच्चा कहता है सर पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने कहा अगर मैं कोई एसेट सेल कर देता हूँ, एसेट सेल करना वर्ड यूज करना सही नहीं है, अभी आप करेक्ट वर्ड नहीं बताऊंगा। अगर मैं कोई एसेट सेल कर देता हूँ तो इनकम कौन से हेड में जाएगी? गेन्स। और जो इनकम कहीं नहीं जाएगी वो कौन से हेड में जाएगी? सोर्सेस। एग्जाम्पल तो दो, ऐसी कौन सी इनकम है जो किसी हेड में नहीं जा रही है? सोचकर बताना। आप लोगों का बैंक अकाउंट है, आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, वो कौन से हेड में जाएगी? आप लोगों ने शेयर्स परचेज किए हैं, डिविडेंड इनकम अर्न करते हैं, कौन से हेड में जाएगी? और कौन सी इनकम हो सकती है जो कि अदर सोर्सेज में जा सकती है? बच्चों मुझे बताना। बोलूं मैं? क्या बोल रहे हैं? कैजुअल
एग्जाम्पल बताइए सर। बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, पजल्स, गेम शोज, केबीसी, इंडियन आइडल और जितने भी ये टीवी शोज आ रहे हैं जहाँ से आप पैसा जीतते हैं गेम शोज के थ्रू, ये भी कौन से हेड में जाएंगी जी? अदर सोर्सेस। एक चैप्टर है, एक क्लास लगेगी, इसमें इन डिटेल हम सीख लेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जो ऊपर किसी हेड में नहीं जाएगी, वो कौन से हेड में जाएगी? वो जाएगी अदर सोर्सेस में। जब हम पांचों हेड्स की इनकम को क्लब करेंगे तो हमारे पास आएगी ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से हम लेस करेंगे बच्चों डिडक्शंस, और ये कौन से सेक्शन में होगी? अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शंस भी बहुत सारी हैं बच्चों जो कि हम क्लास में कवर करेंगे, जैसे कि 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80U, 80D, 80DD, 80DDB, 80EE, 80QQP, 80RRB, 80G, 80GG, 80 सारी सेक्शंस हैं, बहुत सारे GGA, 80GGB, 80GC, ये सभी सेक्शंस हम लोगों ने कवर करने हैं और विद सेक्शन में आपको ये सब कुछ लर्न करवाऊंगा। जब मैं आपको कॉन्फिडेंस से करवाऊंगा तो आपको भी करने का मज़ा आएगा बच्चों। जब तक पढ़ाने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक पढ़ने वाले में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपकी टेंशन मेरे पास आ चुकी है। अब आपने सिर्फ जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसे क्लास वाइज रिवाइज करना है और अपने सिलेबस को जैसे मैं करवाऊँगा वैसे आपने कंप्लीट करना है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। सभी क्वेश्चन सभी आंसर्स को मैं यहीं प्रोवाइड करूंगा। आपके इंटरनल्स, असाइनमेंट्स, मेन एग्जाम्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैं यहाँ क्लियर करूंगा। आपका सिलेबस मैं आपको करूँगा, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। चलो, एक बात जो मैं बोलते बोलते बार बार रुक जाता हूँ कि सेल ऑफ एसेट आप नहीं बोलेंगे। ये पता मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रियल लाइफ में बच्चा बोलता है सर जब हम एसेट को सेल करेंगे तो वो जाएगी कैपिटल गेन्स में। अब मैं आपको बताता हूँ, आप करेक्ट वर्ड यूज करेंगे। ये मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा जब हम ये चैप्टर करेंगे, बट यहाँ ना मेरा मन करता है आपको बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल गेन्स में बच्चा तो बोलता है सेल ऑफ एसेट। एसेट को सेल किया तो इनकम आ गई कैपिटल गेन्स में। आज के बाद आप सेल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ट्रांसफर। आप एसेट नहीं बोलेंगे, आप कैपिटल एसेट। सभी एसेट्स को बेचने के बाद इनकम नहीं जाती बच्चों कैपिटल गेन्स में। कौन से एसेट्स होते हैं? वो कैपिटल एसेट्स। आज कराने का सिर्फ बता रहा हूँ। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 14 में डेफिनेशन है और ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 47 में। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो मुझे टिप्स पर लर्न है, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे करवाऊंगा उतने जितने रिक्वायर्ड हैं, और वही सेक्शन नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा जो कि आपको लर्न कर, जो नहीं करने होंगे अपने आप बता दूंगा कि आप मत कीजिए, काम चल जाएगा। बट अभी तक जो हम सेक्शन सीख रहे हैं आज की क्लास में वो आपने सभी लर्न करने हैं। ये मैंने सेल की जगह ट्रांसफर इसलिए लिखा, ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स सेल एज वेल। एसेट हमने सभी एसेट्स नहीं लेने हैं, हमने सिर्फ लेने हैं कैपिटल एसेट्स। ट्रांसफर का चल का था, एक झलक से बताऊं ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर में क्या क्या आता है? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन और कन्वर्जन। आप तो ऐसे बोले जा रहे हो जैसे आज ही सिलेबस करा दो, नहीं, एक ब्रीफ रास्ता दिखा रहा हूँ कि हमने कहाँ तक है, कौन कौन सी चीज़ें हमने टाइमली कवर करनी है। आज अगर रास्ता नहीं दिखाऊंगा तो कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ ये पहुँचना और हमारे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ आगे का हिंट देता रहूँगा कि हमने कहाँ तक पहुँचना है। कैपिटल गेन्स के चैप्टर की एक झलक छोटी सी मैंने आपको दी है, 1% भी नहीं है ये, बट फिर भी मैंने आपके माइंड में क्लैरिटी दी है। आज के बाद आप सेल नहीं बोलेंगे, आप ट्रांसफर बोलेंगे, आप एसेट नहीं बोलेंगे, आप कैपिटल एसेट बोलेंगे। डेफिनेशंस के सेक्शन नंबर भी लिख दिए हैं जो कि आज लर्न नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। उन चैप्टर्स में जाकर, कैपिटल गेन्स में जाकर मैं अपने आप लर्न करवा दूँ। एक चीज़ और मेरा मन कर रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने, हाउस प्रॉपर्टी।
मैंने आपको बोला ना, रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए ओनर है एक हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने फर्दर ये प्रॉपर्टी रेंट पर मिस्टर सी को। रेंटल इनकम सी को देगा और बी, समझ में आ रही है? मैंने अभी बोला रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और अच्छे से समझाता हूं, जो कि हाउस प्रॉपर्टी में समझाना ही है मुझे। रेंटल earned by the owner of the property. I repeat, rental income earned by the owner of the property is taxable under the house property. मतलब जो B ने A को इनकम दी, जो A के पास इनकम पहुंची है B से, यह है A ओनर। A के लिए ये वाली इनकम टैक्सेबल हो हाउस प्रॉपर्टी में, बट जो B के पास रेंटल इनकम आई है जो कि C ने दी है, वो B के लिए टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि B ओनर नहीं है। अगर ओनर नहीं है तो क्या इन्हें टैक्स पे नहीं करना? तो इनकम कहीं नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी बच्चों? और याद आ गया, अदर सोर्सेज में जाएगी। तो जो यहाँ से रेंट रिसीव किया है ये कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्सेस। जैसे बताऊं, जब ए ने बी को रेंट पर दिया, इसे बोलते हैं लेटिंग। और जब बी ने सी को रेंट पर दिया, इसे बोलते हैं सबलेटिंग। मुझे बताना, लेटिंग जो है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? सर, हाउस प्रॉपर्टी। और सबलेटिंग कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? सर, से समझ में आया और मजा भी आया। अच्छी बात है, सुनना जरा। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा, रेंटल इनकम अर्न्ड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हमारे एग्जांपल में ओनर कौन है जी? मिस्टर ए। मिस्टर ए जो रेंट रिसीव करेंगे, लेटिंग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, और लेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर बी ने जो सबलेट किया है इस प्रॉपर्टी को आगे मिस्टर सी को, तो जो सी से इनके पास इनकम आ रही है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सबलेटिंग। लेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड ये हाउस प्रॉपर्टी, whereas सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेस। ब्रीफ करते हैं, रिवाइज करते हैं आज की क्लास को और वाइंड अप करते हैं। चलिए जी, मुझे बताना आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं बच्चों। एक जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, सब बातें हमने क्या क्या था? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम लॉस। एक्साइज ड्यूटी कब एप्लीकेबल होती थी? 4M सेटिस्फाई। मेरी आदत है लास्ट में जाने से पहले सब कुछ रिवाइज करवाने की। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मूवेबल प्रोडक्ट, मार्केटेबल, मेंशन इन सेटा, चारों M सेटिस्फाई होंगे, एप्लीकेबल होगी एक्साइज ड्यूटी। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट इन्वॉल्व हैं तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल क्या हो जाएगा जी? सर्विस टैक्स। ये मैंने आपको बताया। सेल्स टैक्स में मैंने आपको बताया दो टाइप्स की सेल हैं, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। विद इन द सेम स्टेट सेल को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और एप्लीकेबल होता था LST लोकल सेल्स टैक्स, जिसमें 3 मेथड्स हुआ करते थे। फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन, लास्ट पॉइंट टैक्सेशन, मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन। सब में कमियां थी, कुछ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं पहुंचता था, या फिर मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन में पहुंचता था तो गवर्नमेंट दिवाली मनाती थी और कंज्यूमर रोता था। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने LST को रिमूव किया और इंट्रोड्यूस किया वैल्यू एडेड टैक्स। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करेंगे तो एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट सेल में CST, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। आगे चलते हैं, फिर हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कस्टम लॉ क्या होता है। कस्टम में दो टाइप्स की चीजें हैं, एक है इम्पोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट पे हम ड्यूटी पे करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा ड्यूटी फ्री है। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों, इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इन इंडिया एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स ऑन द टोटल इनकम।
अभी हमने सिर्फ यहीं तक कवर किया है। इसके बाद की डेफिनेशन करवाने में मुझे मोर देन 1 आवर लगेगा, जो कि नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। उसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर, और उसके बाद हम उससे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों, कि जो मैं आपको 2 डेमो फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए है कि आप मुझे पहचान सकें, मेरी नॉलेज को आप पता कर सकें, मैं आपको ठीक पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लासेस के बाद आप लोगों के लिए फीस पे करना मैंडेटरी हो जाता है, तब जाकर आप 3rd क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा फीस की वजह से क्लास को कंटिन्यू ना कर पाए, तो आप लोग कोशिश करेंगे 2nd क्लास के बाद 100% फीस जो आपकी रहेगी, कुछ ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं हम लोग। आपको मैं नंबर अभी शेयर करके बताऊंगा, आपने वो फीस उस नंबर पर पता करके मुझसे पे करनी है, और आपको मीडियम भी बता दिया जाएगा कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं पेमेंट करने के। गूगल पे आप लोग कर सकते हैं, पेटीएम आप लोग कर सकते हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा वो, उसके थ्रू आप फीस पे करेंगे और अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। मेरा आपसे वादा है, जो भी मैं फ़ीस आपसे चार्ज करूंगा बच्चों, ये फ़ीस आपके लिए बहुत सफिशिएंट फ़ीस रहेगी। बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ, एक नॉमिनल सी फ़ीस हम चार्ज करेंगे, और इसके आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ सिलेबस तो होगा ही होगा, और उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके लिए बता देता हूँ 5000 हमारी फ़ीस रहेगी, जो कि आपको पूरे सिलेबस के लिए पे करनी है। थ्रूआउट इसमें आपको सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कोई बुक आपने नहीं लेनी है, सारे नोट्स मिलेंगे, आपने कुछ भी परचेज नहीं करना है। तो 5000 की जो फीस है ये आपने 2nd क्लास के बाद, मतलब आज की क्लास के बाद आपको पे करनी होगी, और इसके लिए आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी क्लास के बाद आपको बताऊँगा। इंडिया के अंदर हर पर्सन को टैक्स पे करना है अपनी टोटल इनकम के मुताबिक, जो उसने अर्न की है प्रीवियस ईयर में, एट द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। इंडिया की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 25A में, पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31 में। इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या था? द मेन लैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स इनटू द सी, सबसॉइल एंड सीबेड्स बीनीथ द टेरिटोरियल वाटर्स, एंड द एयर अबव द सेड लैंड एंड वाटर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। 1 nautical mile is equal to 1.853 kilometers। पानी में कहाँ तक है इंडिया? 12 nautical miles into the sea is a part of। फिर मैंने आपको बताया पर्सन की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ये कितने टाइप्स के पर्सन मैंने आपको बताए हैं? 7 टाइप्स के हैं। एक है इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी में मैंने आपको बताया एक है इंडियन और एक है फॉरेन। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 26 डिफाइंस इंडियन कंपनी थ्रू कंडीशंस, द कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन इंडिया। समझ में आ रही है बच्चों? और फॉरेन कंपनी क्या है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 23A में लिखा है द कंपनी व्हिच इज नॉट एन इंडियन कंपनी इज कंसिडर्ड एज द फॉरेन कंपनी। फिर हम आगे चले, मैंने आपको बताया AOP और BOI में क्या क्या डिफरेंस है। इंदिरा बाला कृष्णन में हमारे पास AOP की डेफिनेशन है, और मीरा एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से हमने ली है BOI की डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया टोटल इनकम में हमारे पास 5 तरीके हैं इनकम को अर्न करने के। एक है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। पांचों हेड्स की इनकम को जब हम करेंगे क्लब, तो हमारे पास आएगी ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो फाइनल इनकम हमारे पास आती है टोटल, या फिर जिसे हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। फिर मैंने आपको बताया कैपिटल गेन्स में आप सेल ऑफ एसेट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। हाउस प्रॉपर्टी में लेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो रेंट रिसीव करेंगे वही हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जो टेनेंट फर्दर टेनेंसी सब टेनेंसी से रिसीव करता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। आप सभी बच्चे मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 92113310। नेम इज धीरज। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, मैं आपको खुद कॉल बैक करूंगा इन केस अगर मुझे लगता है कि आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो है। ये 9211133310 पर आप मुझे कॉल करेंगे, सॉरी व्हाट्सएप करेंगे, और मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे आपने पे करनी है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
5000 हमारी फीस रहेगी जो कि आपने पे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।